हेलो बच्चों, आप लोग का स्टडी विद रीता यादव क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत गृह सज्जा या घर की सजावट के बारे में पढ़ेंगे। इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया था। यदि पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि तभी ये आसानी से समझ में आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग शयन कक्ष के बारे में पढ़ेंगे। शयन कक्ष की सजावट की वस्तुएं। बच्चों, घर में जो शयन कक्ष होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि विश्राम के लिए नींद बहुत जरूरी होती है। नींद के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक होता है, अतः सोने के लिए अलग से एक कमरा निर्धारित किया जाता है। इस कमरे को ही शयन कक्ष कहा जाता है। बच्चों, व्यस्तता के जीवन में कार्य के साथ साथ विश्राम की भी आवश्यकता होती है। विश्राम के लिए उचित स्थान की जरूरत होती है। सोने तथा आराम करने के लिए अलग कमरा होता है, जिसे बेडरूम कहते हैं। शयन कक्ष ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां का वातावरण शांत एवं स्वस्थ होना चाहिए। इसके साथ साथ शयन कक्ष की जो सज्जा होती है उस पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो शयन कक्ष की सज्जा करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो बेड होता है वो आरामदायक होना चाहिए। आजकल डबल बेड के बिस्तर चले हुए हैं। तो इस पर क्या होता है कि गद्दे कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो हमें बहुत ना हार्ड लेना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट लेना चाहिए। और इनकी जो सजावट है उसके लिए इस पर खूब सुंदर चादर बिछाना चाहिए। और जो चादर है वो अधिकतर कॉटन की होनी चाहिए। और साथ ही साथ बेड के अलावा इसमें ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, स्टूल और कुर्सियां भी होनी चाहिए। और शयन कक्ष में पर्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्दे जरूर होने चाहिए। दीवार पर चित्र लगाने चाहिए। और शयन कक्ष में जो सजावटी रोशनी है उनका भी प्रबंध होना चाहिए। फर्श पर दरी या कालीन अपनी क्षमता के हिसाब से बिछाना चाहिए। और शाम के समय फूलों की सज्जा भी शयन कक्ष में कर देना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों रसोई घर की सजावट। बच्चों, रसोई घर प्रत्येक घर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से परिवार के सभी सदस्य एवं अतिथियों को भोजन आसानी से प्राप्त होता है। अतः इसका स्वच्छ तथा कीटाणु एवं कीट पतंगों रहित रहना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। प्रत्येक घर में जो गृहिणी होती है वो अधिकतर रसोई घर की संचालिका होती है। और इसके बाद बच्चों, रसोई घर को दो भागों में बांटा जा सकता है। उसकी सजावट को दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत देशी शैली और विदेशी शैली। तो देशी शैली में बच्चों क्या होता है कि इसमें जो गृहिणी होती है वो सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, बर्तन धोना, सब्जी काटना और भी अन्य कार्य जो होते हैं वो सब बैठकर करती है। और विदेशी शैली में क्या होता है कि इस शैली में जो व्यवस्थित रसोई घर होता है उसमें जो गृहिणी होती है वो भोजन बनाने का काम, बर्तन साफ करने का काम और भी जो बाकी कार्य रहते हैं वो खड़े होकर करती है। तो ये विदेशी शैली जो है ये आजकल ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं पुष्प सज्जा पर। पुष्प सज्जा, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि पुष्प जो घर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और फूलों के द्वारा घर की सजावट की जाती है। और ये जो सजावट की जाती है ये दो तरीके से की जा सकती है। पहला है वाह्य सजावट। इसमें क्या होता है, घर के आगे और पीछे दोनों ओर जो खाली भूमि होती है उसमें पुष्प वाले पौधे उगाए जा सकते हैं। पुष्प वाले पौधों के अतिरिक्त साज सज्जा वाले पौधे जैसे कैक्टस है, क्रोटन है, कोलियस है, रबर प्लांट है, सतावर वगैरह है, इनको हम उगा सकते हैं। और जो खाली पड़ी जमीन रहती है उनमें गमले वगैरह हम रख सकते हैं। और दीवारों और खिड़कियों आदि से लगी हुई अन्य प्रकार की बेलें होती हैं जैसे बोगनवेलिया, क्रीपर, सतावर, ये सब के द्वारा हम खिड़की वगैरह को सजा सकते हैं। इसके बाद आता है आंतरिक सजावट। घर के अंदर की जो सजावट होती है बच्चों वो बोतलों, गिलासों, डिब्बों और विशेष रूप से विभिन्न आकार के और विभिन्न प्रकार के जो फूलदान होते हैं उसमें फूल लगाकर की जाती है। और पुष्प युक्त पौधों को भी गमलों सहित कभी कभी ड्राइंग रूम में रख दिया जाता है, जिससे ड्राइंग रूम, किचन रूम और शयन कक्ष इन सब की शोभा ये बढ़ाते हैं।
तो बच्चों पुष्प को सजाने की शैलियाँ भी हैं, जिनको हम ये आप लोग को स्क्रीन पर दिखाकर बता रहे हैं। तो इसमें पहली शैली है परंपरागत देशी शैली। इनमें क्या होता है बच्चों की जो इससे विभिन्न रंगों, आकार एवं प्रकार के पुष्पों का गुलदस्ता बनाकर किसी पात्र अथवा फूलदान में लगाया जाता है। इसमें फूलों व फूलदान के रंगों व आकार पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद आता है विदेशी शैली। बच्चों इसमें पुष्पों को विदेशी ढंग से सजाया जाता है। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था में अनियमित संतुलन पर बल दिया जाता है। इसमें संतुलन की जो व्यवस्था होती है 3, 5, 7, 9 फूलों से की जाती है, यानी कि इसमें इवन नंबर नहीं होते हैं। जो फूल होते हैं वो ऑड नंबर में रखे जाते हैं। जैसे चाहे 3 फूल हुए, 5 फूलों की जो टहनियाँ होती हैं, 7 फूल सहित टहनी होती है, 9 फूलों सहित होती है, उसी को रखकर फूल सजाते हैं। अ, और 3 टहनियों का भी इस्तेमाल होता है। पुष्प सज्जा की इस शैली को इकेबाना कहा जाता है। ये मूल रूप से एक जापानी शैली होती है। इसमें जो है इस व्यवस्था का 3, 5, 7, 9 व्यवस्था का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। इसके बाद आता है आधुनिक शैली। यह बच्चों उपयुक्त दोनों शैलियों का एक मिश्रित रूप है। इस शैली के अंतर्गत पुष्पों को परंपरागत शैली के अनुसार गुलदस्ते में नहीं बांधते हैं, बल्कि पिन होल्डर की सहायता से उसको फ्लावर पॉट में लगा दिया जाता है। इन सब चीजों के बाद बच्चों ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि फूल को किस तरीके से या पुष्प को किस तरीके से रखें कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चल सकें और जल्दी वो खराब ना हो। तो इसके लिए हम क्या बातें ध्यान में रखेंगे, आइए इसको जान लें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फूलों को सदैव प्रातः काल अथवा सूर्यास्त होने पर काटना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है फूलों को काट कर पानी से नम बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक ताजे बने रहते हैं। तीसरा पॉइंट है फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें कैंची या छुरी से काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो वो जिगजैग कटते हैं और देखने में सुंदर नहीं लगते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसके बाद है चौथा पॉइंट फूलदान में पानी बच्चों इतना रहना चाहिए कि जो फूलों की टहनी होती है उसमें डूबी रहे। टहनी अगर बाहर रहेगी तो जल्दी सूख जाएगी। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट फूलदान अथवा अन्य पुष्प पात्र को समय समय पर साफ करके चमकाना चाहिए। फूलदान बच्चों कई तरह के होते हैं, कई धातुओं से बने हुए होते हैं। अगर वो पीतल का है तो उसको बाजार में एक ब्रासो पॉलिश आती है, उसको ब्रासो से चमका देना चाहिए और अंदर से उसकी सफाई करते रहना चाहिए। और भी जो दूसरे धातुओं के बने पात्र हैं उनको भी समय समय पर अंदर से और बाहर से चमका कर रखना चाहिए ताकि देखने में फूलदान सुंदर लगे। छठा पॉइंट है फूलों को उनकी पत्तियों के साथ फूलदान में लगाना चाहिए, इससे स्वाभाविकता दिखाई पड़ती है। फूलों को यदि हम उनकी पत्तियों के साथ लगाते हैं तो वो देखने में सुंदर भी लगते हैं और लगता है कि ताजे हैं और ओरिजिनल है। फिर इसके बाद आता है सातवां पॉइंट बच्चों फूलों को मौसम के अनुसार सजाना चाहिए। जिस मौसम में जो फूल निकलते हैं उन्हीं फूलों के अनुसार ही हमें अपने घर की सज्जा पुष्पों से करनी चाहिए। और आठवां पॉइंट है पानी में नमक डालने से पुष्प देर से मुरझाते हैं। यदि हम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर रखते हैं तो जो फूल हैं वो थोड़ा मुरझाने में समय लगाते हैं, यानी कि देर से मुरझाते हैं। इसके बाद हम बच्चों जान लेते हैं कि गृह सज्जा में पुष्प सज्जा का क्या महत्व है। इसके पहले भी बच्चों हमने पुष्प के बारे में आप लोग को बताया था क्या महत्व है, और थोड़ा सा और जान लें। गृह सज्जा के संदर्भ में पुष्प सज्जा का बच्चों विशेष महत्व है। फूलों का सौंदर्य बच्चों, बूढ़ों तथा स्त्री पुरुष सभी के लिए विशेष आकर्षक होता है। फूलों से वातावरण में ताजगी, उल्लास एवं उत्साह का संचार होता है। फूल वातावरण की नीरसता को भी समाप्त करते हैं। और रट के शब्दों में एक चिंतित और दुखी व्यक्ति को पुष्प व्यवस्था से अपने दुखों से छुटकारा तथा तसल्ली मिलती है। तो इन सब चीजों को जानकर ये पता चलता है कि फूल हमारी जिंदगी में, हमारे घर में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अतः पुष्प सज्जा का विशेष स्थान होता है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में और भी अन्य स्थानों पर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ में अगर
कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।